हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू यूजीसी नेट। वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर जहां पे हम बात करने वाले हैं आखिर पॉलिटिकल साइंस के सवाल कहां से आ रहे हैं। हाँ जी, तो मैंने एक 90 डेज स्ट्रैटेजी का वीडियो लाया था आप सबके लिए एंड आप सब ने उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझसे कहा कि मैम एक एवरग्रीन टॉपिक्स की लिस्ट बताइए। एवरग्रीन टॉपिक्स की लिस्ट और ट्रेंड एनालिसिस जो आपकी डिमांड में था वो मैंने ऑलरेडी उस वीडियो में किया हुआ है, यूनिट वाइज हायरार्की बता करके कि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स जो भी तैयारी कर रहे हैं वो यूनिट वाइज कौन सी यूनिट को पहले कवर करें और कौन सी बाद में, ताकि आपको थोड़ा सिलेबस पे कमांड होता जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और आपको उस हिसाब से समझ में आएगा कि आगे बचे हुए टाइम को कैसे आप बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। नाउ उसी सीरीज में ये भी आज का आपका वीडियो आपके आगे की 90 डेज की स्ट्रैटेजी की तैयारी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि पिछले सालों में लगभग पिछले 8 से 10 पेपर शिफ्ट वाइज अगर हम काउंट करें, एनालिसिस कर करके हमारी कंटेंट टीम को मैं थैंकफुल हूँ, उन्होंने मुझे ये डेटा दिया है और उस डेटा के आधार पे मैं आपके लिए एक एनालिसिस ला पा रही हूँ कि आखिर कौन सी यूनिट से कितने सवाल आ रहे हैं और आप प्रायोरिटाइज किस यूनिट को कर सकते हो इस ट्रेंड के बेसिस पे। सबसे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी, ये ट्रेंड एनालिसिस है। ऐसा नहीं है कि जो अभी तक चला आ रहा है वही आगे होगा, या ऐसा भी नहीं है कि आगे नहीं होगा, बट दिस विल जस्ट गिव यू एन आइडिया कि कौन सी यूनिट को पढ़ते टाइम आप प्रायोरिटाइज करो और किस यूनिट में कितना टाइम आप लगा सकते हो। ठीक है जी, तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक टेबल है 2019 से लेकर के पेपर जो हुए हैं, उन पेपर्स के सारे एनालिसिस की हम बात करते हैं। तो आपने देखा 2019 दिसंबर, जून, नवंबर 21, देन दिसंबर 21, 2022 के दो पेपर, 23 के तीन, देन 24 का कैंसिल्ड एग्जाम और 24 का री एग्जाम। इस सारे एग्जाम में कौन सी यूनिट से कौन सा सवाल आया है, अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। कंपेरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस यूनिट नंबर 4 का ये डेटा है। गवर्नेंस पब्लिक पॉलिसी का ये, इंडियन फॉरेन पॉलिसी का कुछ ऐसा डेटा आपके सामने है। इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, देन यू हैव पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया, देन वी हैव पॉलिटिकल थ्योरी, देन वी हैव पॉलिटिकल थॉट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है जी, डेटा को एनालाइज करते हैं यूनिट वाइज। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से व्हाट वी कैन सी इज कि कुछ साल 6-7 सवाल आए, वरना ऑन एन एवरेज आपके 8 से 9 सवाल आ रहे हैं। कभी 11 भी आए, बट 8 से 9 सवाल हमें देखने को मिल रहे हैं फ्रॉम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। राइट, तो आप चाहें तो लिख लीजिए भाई किसको आप कैसे कैसे प्रायोरिटाइज करने वाले हो। सो इट विल बी 8 to 9 आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देन पॉलिटिकल थॉट, WPT यूनिट नंबर 2। आप देख सकते हैं कभी कभी किसी किसी एग्जाम में हमने देखा, क्योंकि कुछ एग्जाम्स ऐसे थे हमारे सामने जो काफी बायस थे, जिसमें 20, 25, 30 सवाल आगे एक यूनिट से और बाकी को इग्नोर किया गया, तो क्वेश्चन काफी कम थे। वरना यहाँ भी 10, 13, 8, 9, 12 ऐसे सवाल पूछे गए। सो अगेन 8 से 10 सवाल इस यूनिट को भी आप दोगे। जब आपके ये अजीबोगरीब पेपर नहीं आते थे तो मैं आपसे कहती थी आप ये मान के चलो कि 10 यूनिट है, हर यूनिट से 10 सवाल, मेक्स इट टू 100 क्वेश्चंस। बट अभी हम देख रहे हैं कि सिचुएशन थोड़ी अलग हो गई है। बट अभी तक फिर भी ट्रेंड एनालिसिस करेंगे तो पबैड और पॉलिटिकल थॉट में आपके 8 से 10 सवाल ऑन एन एवरेज आपको देखने को मिल रहे हैं। पॉलिटिकल थ्योरी से कभी कभी क्वेश्चन ज्यादा भी आए हैं, तो इसीलिए पॉलिटिकल थ्योरी को हम 11 से 12 सवाल दे सकते हैं कि 11 से 12 सवाल पॉलिटिकल थ्योरी से आ रहे हैं। पॉलिटिकल प्रोसेसेस से क्वेश्चंस कम आते हैं, बस एक साल आपको देखने को मिल रहा है कि 10 सवाल आए हैं, बट पॉलिटिकल प्रोसेसेस से जनरली क्वेश्चंस कम आते हैं, जो आपकी यूनिट नंबर 8 है, पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया, जिसमें आप ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ते हो, आप कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी के बारे में पढ़ते हो, ट्राइबल मूवमेंट्स के बारे में पढ़ते हो। यहां से जनरली एक ट्रेंड एनालिसिस करें तो डेटा थोड़ा कम है, मतलब ट्रेंड एनालिसिस में बताया जा रहा है कि क्वेश्चंस थोड़े कम आ रहे हैं, 4 से 5, 6 सवाल तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया से बहुत सवाल आ रहे हैं। 28 सवाल आए थे उस एग्जाम में जो आपका एग्जाम कैंसिल हुआ था, उसके बाद जो री एग्जाम हुआ उसमें भी 18 सवाल आए। और ये जो 28 और 18 सवाल है ये है क्रोनोलॉजी वाले मेनली। तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस यानी पॉलिटी, जो आपकी बहुत लेंदी या मैं कहूँ सबसे लेंदी यूनिट है इस सिलेबस की, तो भी मैं गलत नहीं होंगी, इस यूनिट को आपको अच्छे से करना है। अब जाइए आप हमारी 90 डेज स्ट्रैटेजी वीडियो में, उसमें मैंने आपको प्रायोरिटी बताई है यूनिट्स की, उसी हिसाब से आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, या उसको और इसको मिला करके आप अपना एक शेड्यूल बना सकते हैं।
और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को सबसे पहले कवर कीजिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, लास्ट में टाइम कम हो जाएगा एंड आप पैनिक मोड ऑन हो जाता है, पैनिक बटन, आप फिर कम टाइम देते हो या फिर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का रेलेवेंस समझ रहे हो और उतना ही रेलेवेंस है इंटरनेशनल रिलेशंस का। इंटरनेशनल रिलेशंस में कैंसल्ड एग्जाम में 23 सवाल थे, जो उसके बाद आपका जून में री एग्जाम हुआ था उसमें 18 सवाल थे, उससे पहले भी 17, 20, 14, 17, 10, 17, 18, 12, 19 ऑन एन एवरेज 15 से तो ऊपर ही सवाल आपको देखने को मिल रहे हैं। बस एक बार का डेटा बता रहे हैं कि 12 सवाल थे, तो आप 15 से 20 सवाल या कभी कभी 20 से ज्यादा सवाल भी इस यूनिट से देख रहे हो, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस टिल नाउ। ओके, देन उसके बाद इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इससे भी 17 और 13 सवाल कभी हमें देखने को मिले हैं, बट इससे भी ठीक ठाक सवाल आते हैं, हम 8 से 10 मान सकते हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट से भी, राइट। और इंडियन पॉलिटिकल थॉट के क्वेश्चंस जनरली आपके ठीक भी हो जाते हैं, और मेरा कहना है कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट स्कोरिंग भी है। क्यों? क्योंकि आपने इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स के थिंकर्स को पहले पढ़ा होता है, बस थोड़ा सा आपको पुश देना होता है अपने आप को और रिवीजन करना होता है। तो इस यूनिट को भी आप कंप्लीट करके खत्म करके किनारे रख दो, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है सॉरी, कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट से जो सवाल आ रहे हैं वो आप इजिली, एक बार आपने पढ़ लिया 8 से 10 सवाल आपके, ये पोर्शन आपका हो गया, टेंशन भी खत्म की, एक यूनिट हो गई है, अब आप आगे बढ़ोगे पढ़ने के लिए। देन वी हैव फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी से पहले तो कम सवाल देखने को मिले, बट अभी वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें 12 सवाल देखने को मिले हैं, अभी मतलब जून 2024 वाला, अभी दिसंबर पे भी चलेंगे। तो फॉरेन पॉलिसी भी आपका कितना रेलेवेंट है आपको पता है। फॉरेन पॉलिसी और आईआर को साथ में पढ़ने की कोशिश करना, फॉरेन पॉलिसी आईआर को साथ में पढ़ोगे तो आपको बेटर पता चलेगा कि कैसे और आप इन टॉपिक्स में टाइम सेव कर सकते हो रिविजन के दौरान, राइट। गवर्नेंस पब्लिक पॉलिसी से भी ठीक ठाक सवाल आते हैं, 8 से 10, कभी कभी तो 2 सवाल भी आए सिर्फ। गवर्नेंस पब्लिक पॉलिसी एंड इसके साथ साथ जो पॉलिटिकल प्रोसेसेस है, इन दोनों यूनिट्स को आप लास्ट में रख सकते हो, यूनिट नंबर 8 और यूनिट नंबर 10, इन दोनों को आप लास्ट में रख सकते हो। एंड देन वी हैव कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, इससे भी सवालों की संख्या 7, 9, 13, 9 ऐसे है। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से भी 8 से 10 सवाल हम ऑन एन एवरेज लेकर के चलेंगे। ये था आपका जून 2024 के एग्जाम तक का एनालिसिस, ठीक है जी। तो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट हमने कौन सी कही? यूनिट नंबर 7 पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, फिर कंपैरेटिव फिर इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ये आपका इंपॉर्टेंस है यूनिट का अगर आप ऐसा देना चाहें। देन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बाद आपका एक और इंपॉर्टेंट यूनिट है, वो है आईपीटी। मैंने आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स लास्ट में पढ़ने का सजेशन दिया है, लास्ट सेकंड लास्ट मतलब गवर्नेंस से पहले। क्यों? क्योंकि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एक बड़ी यूनिट है, अगर आप बड़ी बड़ी यूनिट साथ में एक साथ करोगे तो आपका बहुत सारा टाइम चले जाएगा। सपोज आपने सबसे पहले यूनिट 7 की, यूनिट 7 में बहुत सारा टाइम चले गया, लगभग आपके 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन लग गए। फिर उसके बाद आपने आईआर किया, अच्छी खासी लेंदी यूनिट है, करंट अफेयर्स भी हैं, उसमें भी टाइम चले गया। फिर फॉरेन पॉलिसी की, फॉरेन पॉलिसी में भी टाइम लग गया। फिर कंपैरेटिव उठाओगे तो उसमें भी टाइम लग जाएगा। तो यू विल बी इन दैट सिचुएशन कि अभी तो सिर्फ 4 यूनिट हुई हैं, 6 बाकी हैं, एग्जाम कुछ दिन ही दूर है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा है कि आप मिक्स एंड मैच लेकर के चलो, जिससे आपका मोटिवेशन भी बना रहे, आपका सिलेबस का पोर्शन भी कवर होता रहे, प्लस आप राइट स्ट्रैटेजी भी फॉलो करें, राइट। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे जो इस साल का डेटा है उसकी तरफ। इस साल के डेटा को आप देख सकते हो कि कौन से क्वेश्चन किस यूनिट से आए थे, कहां से आ रहे हैं आखिर सवाल। गवर्नेंस से 7 सवाल थे, पबैट से 6, पॉलिटिकल प्रोसेसेस से 9, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन यानी वही पॉलिटी वाली यूनिट उससे 15 सवाल थे, फॉरेन पॉलिसी से 3 ही सवाल थे इस बार, एंड 24 थे इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स से 8, इंडियन पॉलिटिकल थॉट से 7, पॉलिटिकल थॉट जो डब्ल्यूपीटी का सेक्शन है 6, और पॉलिटिकल थ्योरी से 15 सवाल थे इस बार। तो सबसे ज्यादा सवाल आपके जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं आईआर से, पॉलिटिकल थ्योरी, थ्योरी थॉट को भी आप एक साथ पढ़ते हो, एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से। तो अब ये तो पता चल गया कि आईआर और पॉलिटी को सबसे पहले करना है, ठीक है। और डब्ल्यूपीटी के जो ये 6 क्वेश्चन है उसके लिए ऑलरेडी मेरी एक मैराथन क्लास है लाइव, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स अटेंड कर चुके होंगे, नहीं तो उसको जरूर रिवाइज कर लेना आप, उससे आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। जो आपके ये 6 क्वेश्चन आप पेपर भी देखोगे तो उसमें से 5 सवाल तो डायरेक्टली आपके सॉल्व हो ही जाएंगे। उसके अलावा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की भी मेरी एक मैराथन है यूट्यूब पे, हमारे ही चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वो मैराथन देखना और ये 8 क्वेश्चंस देखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे भी। और आगे आने वाले समय में ऐसे और भी सेशंस और भी मैराथन्स मैं आपके लिए लेकर के आऊंगी, बाकी यूनिट्स के लिए भी, जो कि आपको और भी हेल्प करेंगे। सो दिस इज डेटा फॉर दिस एग्जाम, दिस यानी जो 6 जनवरी 2025 को एग्जाम हुआ था।
नाउ मूविंग अहेड, अगर आप अभी तक टेलीग्राम पे मेरे साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का स्कैन कोड यहाँ पर है, आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, जहां पे आप मुझसे कनेक्ट होकर के अपने डाउट्स, अपने क्वेरीज और लेक्चर्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड ऑल्सो इस बार के जो सवाल थे वो कहाँ से आए वो तो मैंने बता दिया, किस टाइप के आए उस पर भी एक नजर हम रखते हैं। देखिए एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है पिछले 3 एग्जाम से कि असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, बट यू नेवर नो किस समय असर्शन रीजन वापस आ जाए। अगर हम ट्रेंड को फॉलो करें तो ट्रेंड के हिसाब से 10 सवाल तो कॉम्प्रिहेंशन के आपके आसानी से हो जाते हैं। ये 10 सवाल तो मुझे लगता है केक वॉक होते हैं स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने रिसेंटली तैयारी करी है उनके लिए। बुक्स एंड ऑथर्स से 6 सवाल आए हैं, तो बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चन को भी आपको ध्यान में रखना है। देन क्रोनोलॉजी वाले बहुत सवाल आए हैं और मैच द फॉलोइंग वाले भी। द टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच यू आर गेटिंग इज मैच द फॉलोइंग क्रोनोलॉजी। तो मैच द फॉलोइंग में क्या होता है, होंगे आपके पास 3 ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस, जिनको उनके सही ऑप्शन से मैच करना होगा। जब आप मैच करोगे तो अगर आपके पास सपोज फॉर एग्जांपल आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है और ऑप्शन एलिमिनेट हो जा रहे हैं, तो आपके ये क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो अब इसके लिए आपके पास आधी अधूरी इंफॉर्मेशन लेकिन सही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, है ना। और दूसरा, ये क्वेश्चंस उन स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लमैटिक भी हो सकते हैं जो छोटे छोटे फैक्ट को, छोटी छोटी किताबों के नाम को, ईयर्स को इग्नोर करते हैं, क्योंकि ऐसे ही सवाल मैच द फॉलोइंग में मेनली आ रहे हैं। ठीक है, तो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को ध्यान रखो और कई बार एलिमिनेशन मेथड से मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। क्रोनोलॉजी, ये क्रोनोलॉजी बहुत खतरनाक है, तो क्रोनोलॉजी के लिए आपको क्या करना है, क्रोनोलॉजी के लिए आपको इवेंट्स पे, हर इवेंट पे, हर किताब पे, हर थिंकर के लाइफ स्टेंस के अलग अलग इवेंट्स पे ऐसे ध्यान रखना है, जैसे होता है ना, यू हैव टू हिट हार्ड, हिट वेरी मच पर्टिकुलर ऑन योर टारगेट, कि आपका यही टारगेट है, क्या पता ऐसे क्रोनोलॉजी वाला सवाल बन जाए। कहीं भी डेट पढ़ो, कहीं भी कोई भी चीज देखो, स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो की स्पीच कब दी, किस साल में दी, उनकी किताब कब आई, यहां से क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी, महात्मा गांधी, वीडी सावरकर, इनको भी, इनके इंस्टेंसेस को भी क्रोनोलॉजी में लगाने के सवाल आए हैं। तो आपको हर एक चीज पे ऐसे टारगेट के साथ अपने नोट्स में, अपने बुक्स में फोकस करते हुए चलना है कि क्या पता यहां से क्रोनोलॉजी का सवाल बन जाए, क्योंकि क्रोनोलॉजी के बहुत सवाल आ रहे हैं। देन मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन है 17, ये भी आपके मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के थे। मल्टी स्टेटमेंट के लिए भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर करके पढ़ना होगा। एंड वी हैड 34 डायरेक्ट क्वेश्चंस, जो मैंने आपकी स्ट्रैटेजी की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि 35 टू 40 क्वेश्चंस होते हैं जो इजी होते हैं, जो आसानी से हो जाते हैं। तो ये वही सवाल हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस। ठीक है, डायरेक्ट यानी जो भी सोर्सेज आपने स्टैंडर्ड रेफर किए हैं, आपने पीडब्ल्यू के क्लास नोट्स पढ़े हैं, डायरेक्टली उनके बेसिस पे एटलीस्ट इतने क्वेश्चन डायरेक्टली स्टेटमेंट के हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हो। देन फिर बाकी क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट नहीं, लेकिन जो आपने पढ़ा है वहीं से नॉलेज को अप्लाई करके सॉल्व करना होता है, राइट। सो आई होप ये एनालिसिस आप सबके लिए बेनिफिशियल होगा। आई होप आप इससे अपने स्टडी प्लान को और बेहतर बना पाएंगे और इससे आप अपनी जो पढ़ाई का तरीका है, स्ट्रैटेजी है, उसे और इवॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर सच वीडियो लेक्चर्स। थैंक यू एवरीवन।